क्या हो अगर कोई इंसान बाहर से खुद को शेर साबित करता रहे, लेकिन असली खतरे के सामने उसकी सारी बहादुरी हवा हो जाए। आज की कहानी है एक ऐसे ही बहादुर बाबू की, जो बातें तो बड़ी बड़ी करता है, लेकिन जब असली परीक्षा सामने आती है तो सच सबके सामने आ जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आपको ऐसी रोचक, सीख देने वाली और दिलचस्प कहानियां सुनना पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही शानदार कहानियां लाते रहें। आज हम लेकर आए हैं महान कथाकार की एक बेहद मजेदार और व्यंग से भरपूर कहानी, स्वांग। मुंशी प्रेमचंद हिंदी और उर्दू साहित्य के ऐसे लेखक थे जिन्होंने अपनी कहानियों और उपन्यासों के जरिए समाज की सच्चाई को बहुत ही सरल और प्रभावशाली ढंग से सामने रखा। उनकी रचनाओं में गांव देहात की जिंदगी, आम आदमी की परेशानियां और इंसानी स्वभाव की गहराई साफ झलकती है। को उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है और उनकी कहानियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उस समय थीं। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं ये दिलचस्प कहानी स्वांग, जो आपको हंसाएगी भी, सोचने पर मजबूर भी करेगी और इंसान की असली पहचान भी दिखाएगी। राजपूत खानदान में जन्म ले लेने भर से कोई वीर नहीं बन जाता और न ही नाम के पीछे सिंह जोड़ देने से बहादुरी अपने आप आ जाती है। गजेंद्र सिंह के पुरखे कभी असली राजपूत रहे होंगे, इसमें शक की कोई बात नहीं, मगर बीते 3 पीढ़ियों से तो बस नाम ही बचा था। राजपूती शान के लक्षण जैसे गायब हो चुके थे। गजेंद्र सिंह के दादा पेशे से वकील थे और कभी कभी बहस के दौरान ही अपनी पुरखों वाली अकड़ दिखा देते थे। उनके पिता ने कपड़े की दुकान खोल ली तो उस दिखावे की गुंजाइश भी खत्म हो गई और अब गजेंद्र सिंह ने तो मानो रही सही कसर भी पूरी कर दी थी। हुलिये में भी पीढ़ी दर पीढ़ी बदलाव साफ नजर आता था। भूपेंद्र सिंह का सीना चौड़ा और दमदार था, नरेंद्र सिंह का पेट ही चौड़ाई में आगे निकल आया और गजेंद्र सिंह, उनमें तो कुछ भी खास चौड़ा या लंबा न था। वो हल्के फुल्के, गोरे चिट्टे, ऐनक लगाए, नाजुक कद काठी वाले एकदम फैशनेबल बाबू थे, जिन्हें किताबों और पढ़ाई लिखाई से खास लगाव था। लेकिन राजपूत चाहे जैसा भी हो, शादी तो राजपूत खानदान में ही होती है। गजेंद्र सिंह की शादी भी ऐसे ही एक घराने में हुई थी जहां राजपूती जौहर अभी भी पूरी तरह जिंदा था। उनके ससुर रिटायर्ड सूबेदार थे, साले शिकार खेलने के शौकीन और कुश्ती के धुरंधर। शादी को 2 साल बीत चुके थे, लेकिन गजेंद्र सिंह को अब तक ससुराल जाने का मौका ही नहीं मिला। वजह थी लगातार इम्तिहान और पढ़ाई। अब पढ़ाई खत्म हो चुकी थी, नौकरी की तलाश शुरू हो गई थी। ऐसे में होली के मौके पर ससुराल से बुलावा आया तो इस बार उन्होंने कोई बहाना नहीं बनाया। उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि सूबेदार साहब की बड़े बड़े अफसरों से पहचान है और फौजी अफसरों की सिफारिश की कितनी अहमियत होती है। मन में एक उम्मीद जागी, क्या पता उनकी सिफारिश से नायब तहसीलदार की नौकरी मिल जाए। उधर श्याम दुलारी से भी पूरे 1 साल से मुलाकात नहीं हुई थी, यानी एक ही सफर में 2 फायदे। बस फिर क्या था, नया रेशमी कोट सिलवाया और होली से 1 दिन पहले ही ससुराल जा पहुंचे। लेकिन जैसे ही अपने हट्टे कट्टे रौबदार सालों के सामने खड़े हुए तो खुद को किसी बच्चे से कम न समझ पाए। तीसरे पहर का समय था। गजेंद्र सिंह अपने सालों के बीच बैठे बड़े जोश में अपने विद्यार्थी जीवन के किस्से सुना रहे थे। अरे, फुटबॉल में मैंने एक बार एक लंबे तड़ंगे गोरे को कैसे पटकनी दी थी और हॉकी मैच में अकेले ही गोल कर दिया था मैंने। वो अपने कारनामों को बड़े रंगीन अंदाज में बयान कर ही रहे थे कि इतने में सूबेदार साहब अचानक आकर सामने खड़े हो गए, बिल्कुल किसी देवता की तरह। उन्होंने बड़े बेटे से कहा, अरे सुनो, तुम लोग यहां बैठे क्या कर रहे हो? बाबूजी शहर से आए हैं, इन्हें ले जाओ, जरा जंगल की सैर करा लाओ, कुछ शिकार विकार भी करा दो। यहां तो इनके मन के लायक कुछ है नहीं, बेचारे ऊब रहे होंगे, वक्त भी अच्छा है, शाम तक लौट आओगे। शिकार शब्द सुनते ही गजेंद्र सिंह के तो मानो प्राण ही सूख गए। बेचारे ने जिंदगी में कभी शिकार खेला ही नहीं था और ये देहाती उछल कूद वाले लड़के न जाने कहां कहां घसीटेंगे। उनके मन में एक के बाद एक डरावने ख्याल आने लगे। कहीं कोई जंगली जानवर सामने आ गया तो? अगर कोई हिरण ही पलटकर हमला कर दे, और अगर भेड़िया मिल गया तो बस वहीं अंत समझो। घबराकर बोले, मेरा तो इस वक्त शिकार खेलने का बिल्कुल मन नहीं है, मैं बहुत थक गया हूं। लेकिन सूबेदार साहब कहां मानने वाले थे। उन्होंने हंसते हुए कहा,
अरे तुम घोड़े पर सवार हो जाना, यही तो असली देहात की रौनक है। चुन्नू जाओ बंदूक ले आओ, मैं भी साथ चलूंगा, कई दिनों से बाहर नहीं निकला। और हां, मेरी राइफल भी लेते आना। बस इतना सुनना था कि चुन्नू और मुन्नू खुशी से उछलते हुए बंदूक लाने दौड़ पड़े। इधर गजेंद्र सिंह की हालत पतली हो रही थी, दिल जैसे बैठा जा रहा था। अब पछता रहे थे, नाहक ही इन लड़कों के सामने डींगे मारने लगा। अगर जरा भी अंदेशा होता कि यह मुसीबत सिर पर आने वाली है तो आते ही बीमार बनकर चारपाई पकड़ लेते, लेकिन अब तो कोई बहाना भी काम न आता था। और सबसे बड़ी आफत घोड़े की सवारी। देहात के घोड़े तो वैसे ही खुले खुले और तेज होते हैं, ऊपर से अगर उन्हें कोई कच्चा सवार मिल जाए तो बस अपनी ही धुन में भागते फिरते हैं। गजेंद्र सिंह के मन में खौफ बढ़ता जा रहा था, कहीं घोड़ा मुझे लेकर अचानक किसी नाले की तरफ भाग पड़ा तो बस फिर तो मेरी खैर नहीं। दोनों साले बंदूकें उठाए लौट आए और साथ ही घोड़ा भी खींचता हुआ आ पहुंचा। उधर सूबेदार साहब भी शिकारी लिबास में पूरी तरह तैयार खड़े थे। अब तो गजेंद्र सिंह के पास कोई बहाना बचा ही नहीं था। उन्होंने कनखियों से घोड़े की तरफ देखा, वो बार बार जमीन पर पैर पटक रहा था, जोर जोर से हिनहिना रहा था। गर्दन तनी हुई, आंखें लाल, कान खड़े और पूरा बदन जैसे फड़क रहा हो। उसे देखते ही गजेंद्र के दिल में एक सिहरन दौड़ गई, लेकिन ऊपर से बहादुरी दिखाना भी जरूरी था। सो धीरे धीरे आगे बढ़े, घोड़े की गर्दन पर ऐसे थपकी दी जैसे पुराने सवार हों और बोले, जानवर तो बड़ा तगड़ा है, मगर मुझे यह ठीक नहीं लगता कि आप लोग पैदल चलें और मैं घोड़े पर बैठूं। मैं इतना भी थका नहीं हूं, पैदल चलने का मुझे अभ्यास है, मैं भी आपके साथ चलूंगा। सूबेदार साहब ने समझाया, अरे बेटा, जंगल दूर है, थक जाओगे, ये बड़ा सीधा घोड़ा है, बच्चा भी आराम से सवार हो सकता है। गजेंद्र ने झट से कहा, नहीं नहीं, मुझे ऐसे ही चलने दीजिए, बातें करते हुए चलेंगे, सवारी में वो मजा कहां, आप बड़े हैं, आप ही बैठिए। आखिर चारों आदमी पैदल ही चल पड़े। गजेंद्र की इस नम्रता का सब पर बड़ा अच्छा असर पड़ा। लोग मन ही मन उसकी तहजीब और शालीनता की तारीफ करने लगे। शहर वालों में सचमुच अदब होता है, ऊपर से पढ़ाई लिखाई का असर। थोड़ी दूर आगे बढ़े तो रास्ता पथरीला हो गया। एक तरफ हरे भरे मैदान फैले थे, दूसरी ओर पहाड़ियों की लंबी कतार, दोनों ओर बबूल, करील, करौंदे और ढाक के झाड़ झंखाड़ पसरे थे। सूबेदार साहब चलते चलते अपनी फौजी जिंदगी के पुराने किस्से सुनाते जा रहे थे और इधर गजेंद्र सिंह तेज कदम मिलाने की कोशिश में लगे थे, मगर हालत यह कि बार बार पीछे छूट जाते, फिर 2-4 कदम दौड़कर बराबरी में आते। पसीने से लथपथ, सांस फूलती हुई, मन ही मन खुद को कोसते जा रहे थे। मैं भी कितना बेवकूफ हूं, यहां आने की क्या जरूरत थी। श्याम दुलारी तो महीने 2 महीने में खुद ही आ जाती, मुझे क्या पड़ी थी जो यूं कुत्ते की तरह दौड़ा चला आया। अभी तो यह हाल है, आगे अगर सच में शिकार दिख गया तो न जाने क्या आफत टूटेगी। उनके लिए तो 1-2 मील दौड़ना मामूली बात है, और मेरा तो अभी से दम निकला जा रहा है, कहीं मैं बेहोश होकर गिर ही ना पड़ूं। उनके पैर जैसे अभी से मन भर के हो गए थे। तभी अचानक रास्ते में एक सेमल का पेड़ नजर आया। नीचे लाल लाल फूलों की चादर सी बिछी थी और ऊपर पूरा पेड़ जैसे आग की तरह खिल उठा था। गजेंद्र वहीं ठिठक गया और उस पेड़ को एक मस्त खोई हुई निगाहों से देखने लगा। यह इन सब कुछ भूल गया हो? चुन्नू ने हैरानी से पूछा। क्या हुआ जीजा जी, रुक क्यों गए? गजेंद्र सिंह ने उस पेड़ को मुग्ध होकर देखते हुए कहा, कुछ नहीं, इस पेड़ का आकर्षक सौंदर्य देखकर दिल जैसे खिल उठा है। हां, कैसी बहार है, कैसी रौनक, कैसी शान, मानो जंगल की कोई देवी केसरिया वस्त्र पहनकर संध्या के आकाश को भी मात दे रही हो, या जैसे ऋषियों की पवित्र आत्माएं यहां विश्राम कर रही हों। वह कुछ देर ठहरे, फिर और भी भावुक होकर बोले, या यूं कहो कि प्रकृति का मधुर संगीत सजीव होकर इस धरती पर उतर आया है। आप लोग शिकार खेलने जाइए, मुझे इस अमृत का आनंद लेने दीजिए। दोनों नौजवान एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया कि आज शहरिया कि जीजा जी आखिर कह क्या रहे हैं। देहात के रहने वाले,
जंगलों में पलने बढ़ने वाले। उनके लिए यह सेमल का पेड़ कोई अनोखी चीज न था। उसे तो वे रोज देखते थे, कितनी ही बार उस पर चढ़े थे, उसके नीचे खेले थे, फूलों की गेंद बनाकर दौड़े थे। लेकिन ऐसा सौंदर्य, ऐसी मस्ती उन्हें कभी महसूस ही ना हुई थी। बेचारे सौंदर्य का रस लेना क्या जाने। उधर सूबेदार साहब आगे निकल गए थे। जब देखा कि ये लोग पीछे रह गए हैं तो लौट आए और बोले, क्या बात है बेटा, यहां क्यों ठहर गए? गजेंद्र ने दोनों हाथ जोड़ लिए और बड़ी विनम्रता से बोले, आप मुझे क्षमा कीजिए, मैं शिकार खेलने नहीं जा सकूंगा। इन फूलों की बहार देखकर मुझ पर जैसे कोई मस्ती छा गई है। मेरी आत्मा मानो स्वर्गीय संगीत का आनंद ले रही है। वह और भी भाव विभोर हो उठे। ऐसा लगता है जैसे मेरा ही हृदय फूल बनकर खिल उठाओ। मुझ में भी वही रंग है, वही सौंदर्य, वही रस। बस अज्ञान का एक पर्दा पड़ा हुआ है। थोड़ा रुककर उन्होंने गहरी आवाज में कहा, किसका शिकार करें हम, इन मासूम जंगल के जीवों का? अरे हम ही तो जानवर हैं, हम ही तो पक्षी हैं। ये सब तो हमारी ही कल्पनाओं का प्रतिबिंब है। क्या हम अपना ही खून करें? नहीं। उन्होंने हाथ जोड़कर विनती की, आप लोग जाए अगर शिकार करना ही है, लेकिन मुझे इस मस्ती में डूबे रहने दीजिए। बल्कि मैं तो आपसे भी प्रार्थना करता हूं, शिकार से दूर रहिए। उनकी आवाज में एक अजीब सी गहराई थी। जिंदगी खुशियों का खजाना है, उसका खून मत कीजिए। प्रकृति के इन दृश्यों से अपने मन को तृप्त कीजिए। हर एक कण में, हर फूल में, हर पत्ती में आनंद की किरणें चमक रही हैं। खून करके इस अनंत सुख के स्रोत को अपवित्र मत कीजिए। गजेंद्र सिंह के इस दार्शनिक भाषण का सब पर गहरा असर पड़ा। वातावरण जैसे अचानक गंभीर हो गया। सूबेदार साहब ने धीरे से चुन्नू की ओर झुककर कहा, उम्र तो अभी कुछ भी नहीं है, मगर देखो कितनी गहरी बात कह गया, कितना ज्ञान भरा है इसमें। चुन्नू ने भी श्रद्धा से सिर हिलाया। सच कहते हैं, विद्या से ही आत्मा जागती है। शिकार खेलना तो बुरा ही काम है। सूबेदार साहब ने भी मानो किसी ज्ञानी की तरह निर्णय सुना दिया। हां, बुरा तो है। चलो लौट चलते हैं। जब हर एक चीज में उसी परमात्मा का प्रकाश है, तो फिर कौन शिकारी और कौन शिकार? आज से कसम, अब कभी शिकार नहीं खेलेंगे। फिर वह गजेंद्र सिंह की ओर मुड़े और भावुक होकर बोले, भैया तुम्हारी बातों ने तो हमारी आंखें खोल दी। हम वचन देते हैं अब कभी शिकार नहीं करेंगे। उधर गजेंद्र सिंह पर तो जैसे अभी भी वही मस्ती छाई हुई थी। उसी भाव में डूबे हुए बोले, ईश्वर को लाख लाख धन्यवाद है कि उसने आप सबको यह सद्बुद्धि दी। थोड़ा ठहर कर जैसे अपने ही कहे में बहते हुए बोले, मुझे खुद शिकार का कितना शौक रहा है, कह नहीं सकता। अनगिनत जंगली सुअर, हिरन, तेंदुए, नीलगाय, न जाने कितने मारे होंगे। यहां तक कि एक बार तो चीते को भी ढेर कर दिया था। फिर गहरी सांस लेकर बोले, लेकिन आज इस ज्ञान की मदिरा ने ऐसा असर किया है कि जैसे इस दुनिया का कोई अस्तित्व ही न रह गया हो। सब कुछ बस उसी आनंद में विलीन हो गया है। होली जलाने का मुहूर्त रात के 9 बजे का था, मगर 8 बजते बजते ही गांव में हलचल शुरू हो गई। औरतें, मर्द, बूढ़े, बच्चे सब गाते बजाते, कबीरे उड़ाते, झूमते हुए होली की ओर चल पड़े। सूबेदार साहब भी अपने पूरे परिवार और मेहमान के साथ वहां पहुंचे। गजेंद्र सिंह ने आज तक किसी बड़े गांव की होली नहीं देखी थी। उनके शहर में तो हर मोहल्ले में बस 2-4 मोटे लकड़ी के कुंदे जला दिए जाते थे, जो कई दिनों तक सुलगते रहते थे। लेकिन यहां का दृश्य बिल्कुल अलग था। एक विशाल मैदान के बीचों बीच होली ऐसे खड़ी थी मानो कोई ऊंचा पहाड़ आसमान से बातें कर रहा हो। जैसे ही पंडित जी ने मंत्रोच्चार के साथ नए साल का स्वागत किया, आतिशबाजी शुरू हो गई। चारों तरफ धमाके, पटाखे, छछूंदर, हवाइयां, हर तरफ शोर और चमक। गजेंद्र सिंह के सिर के ऊपर से कई छछूंदर सनसनाते हुए निकल गए। बेचारे हर पटाखे की आवाज पर 2-4 कदम पीछे हट जाते और मन ही मन इन देहातियों को कोसते जाते। यह कैसी बेहूदगी है। अगर बारूद कपड़ों में लग जाए या कोई हादसा हो जाए तो रोज ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती हैं, मगर इन गंवारों को क्या खबर।
वह मन ही मन बड़बड़ा रहे थे। यहां तो बस पुरखों की देखी देखाई चल रही है, चाहे उसमें कोई समझदारी हो या ना हो। तभी अचानक बिल्कुल पास से एक जोरदार बमगोले की गगनभेदी आवाज गूंजी, जैसे आसमान में बिजली कड़क गई हो। गजेंद्र सिंह तो बुरी तरह चौंक पड़े और घबराकर लगभग 2 फीट ऊंचे उछल गए। शायद अपनी जिंदगी में वह कभी इतना नहीं कूदे थे। दिल जोर जोर से धड़कने लगा, जैसे किसी तोप के सामने खड़े हों। उन्होंने तुरंत दोनों कान उंगलियों से बंद कर लिए और 10 कदम पीछे हट गए। चुन्नू ने हंसते हुए पूछा, क्यों जीजा जी, आप क्या छोड़ेंगे? बताइए क्या लाऊं? मुन्नू ने उत्साह से कहा, जीजा जी, बाला हवाइयां छोड़िए, बड़ी मजेदार होती हैं, सीधी आसमान में चली जाती है। चुन्नू ने हंसकर टोका, अरे हवाइयां तो बच्चे छोड़ते हैं, ये क्या छोड़ेंगे? आप तो बमगोला छोड़िए भाई साहब। गजेंद्र ने थोड़ी गंभीरता बनाते हुए कहा, भाई मुझे इन चीजों का कोई शौक नहीं। मुझे तो हैरानी हो रही है कि बूढ़े लोग भी कितने चाव से आतिशबाजी कर रहे हैं। मुन्नू फिर बोला, अच्छा 2-4 मेहताबियां ही छोड़ दीजिए। गजेंद्र को मेहताबी कुछ सुरक्षित सी लगी। सोचा, इसमें खतरा भी नहीं और हाथ में पकड़कर खड़े रहेंगे तो रौब भी जम जाएगा। लाल हरी सुनहरी रोशनी में उनका गोरा चेहरा, सजे हुए बाल और रेशमी कुर्ता और भी चमक उठेगा। सबकी नजरें उन्हीं पर टिक जाएंगी। आखिर उनकी दार्शनिक बुद्धि भी दिखावे की चाह से पूरी तरह मुक्त तो थी नहीं। उन्होंने तुरंत एक मेहताबी उठा ली और बड़े ठाठ से, जैसे कोई खास दिलचस्पी ही ना हो, उसे जलाने लगे। मगर अभी मेहताबी ठीक से जलनी शुरू ही हुई थी कि अचानक धड़म, एक जबरदस्त बमगोला फटा। पूरा आसमान कांप उठा। गजेंद्र को लगा जैसे कान के पर्दे फट गए हों या सिर पर किसी ने हथौड़ा दे मारा हो। घबराकर उनके हाथ से मेहताबी छूटकर गिर पड़ी। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अभी वह इस पहले धमाके से संभल भी ना पाए थे कि फिर एक भयानक धमाका, जैसे आसमान ही फट पड़ा हो। पूरा वातावरण थर्रा उठा। चिड़ियाओं घोंसलों से उड़कर चीखने लगीं। जानवर रस्सियां तोड़कर भाग खड़े हुए और गजेंद्र सिंह, वह तो जैसे जान बचाकर भागे, सिर पर पैर रखकर सरपट दौड़ते हुए सीधे घर आकर ही दम लिया। पीछे चुन्नू और मुन्नू घबराए हुए भागे। सूबेदार साहब के तो होश ही उड़ गए। तीनों उनके पीछे पीछे दौड़ पड़े और जब बाकी गांव वालों ने यह मंजर देखा तो उन्हें लगा जरूर कोई बड़ी अनहोनी हो गई है। देखते ही देखते पूरा गांव उनके पीछे दौड़ पड़ा। हर कोई एक दूसरे से पूछ रहा था, अरे मेहमान को क्या हो गया? माजरा क्या है? ये सब लोग ऐसे क्यों भागे जा रहे हैं? और उधर गजेंद्र सिंह अभी भी बिना पीछे देखे जान बचाने की धुन में भागे जा रहे थे। पल भर में ही सैकड़ों लोग सूबेदार साहब के दरवाजे पर इकट्ठा हो गए। सबके सब हाल चाल पूछने के लिए बेचैन। गांव में दामाद, चाहे जैसा भी हो, हमेशा खास होता है, देखने लायक भी और सबका चहेता भी। सूबेदार साहब ने घबराई हुई आवाज में पूछा, अरे भैया, तुम वहां से यूं क्यों भाग आए? गजेंद्र सिंह को तो खुद अंदाजा ही नहीं था कि उनके भाग जाने से इतना हड़कंप मच जाएगा, मगर उनका हाजिर जवाब दिमाग तुरंत काम कर गया। सोचा, ऐसा जवाब देना चाहिए कि सब पर ढाक जम जाए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, कोई खास बात नहीं थी, बस दिल में यूं ही आया कि यहां से चले जाना चाहिए। किसी ने तुरंत टोका, नहीं नहीं, जरूर कोई बात है। गजेंद्र ने थोड़ा रहस्यमय अंदाज अपनाया, आप लोग पूछकर क्या करेंगे? मैं उसे बताकर आपके आनंद में बाधा नहीं डालना चाहता। भीड़ में से फिर आवाज आई, जब तक बताओगे नहीं हमें चैन नहीं मिलेगा, सारा गांव परेशान है। अब गजेंद्र ने एकदम सूफियों जैसा रूप बना लिया। आंखें बंद कर लीं, गहरी सांस ली, फिर आसमान की ओर देखकर बोले, बात दरअसल यह है कि जैसे ही मैंने मेहताबी हाथ में ली, मुझे ऐसा लगा मानो किसी ने उसे मेरे हाथ से छीनकर फेंक दिया हो। उन्होंने धीमे लेकिन असरदार स्वर में आगे कहा, मैंने कभी आतिशबाजी पसंद नहीं की, हमेशा इसे बुरा ही समझा, और आज मैंने वही काम कर दिया जो मेरी अंतरात्मा के खिलाफ था।
वह थोड़ा रुके, फिर और गहराई से बोले, बस उसी क्षण मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही हो। शर्म से मेरी गर्दन झुक गई और उसी हालत में मैं वहां से चला आया। फिर हाथ जोड़कर बोले, अब आप लोग मुझे क्षमा करें, मैं इस उत्सव में शामिल नहीं हो सकूंगा। सूबेदार साहब ने बड़ी गंभीरता से गर्दन हिलाई, जैसे इस गूढ़ आध्यात्मिक बात को वही सही मायने में समझ पा रहे हों। उनकी आंखें मानो कह रही थीं, ये बातें हर किसी की समझ में नहीं आती। तुम लोग क्या समझोगे, हम भी बस थोड़ा बहुत ही समझ पाते हैं। होली तो तय समय पर जलाई गई, मगर आतिशबाजियां सब उठाकर नदी में फेंक दी गईं। हां, कुछ शरारती लड़कों ने थोड़ी बहुत छिपाकर रख ली कि जब गजेंद्र बाबू चले जाएंगे तब आराम से मजा लिया जाएगा। थोड़ी देर बाद एकांत पाकर श्याम दुलारी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो वहां से बड़े जोर से भागे। गजेंद्र तनकर बोले, भागा क्यों, भागने की कोई बात ही नहीं थी। श्यामा बोली, मेरी तो जान ही निकल गई थी, समझ नहीं आया क्या हो गया। तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी दौड़ आई और ऊपर से टोकरी भर आतिशबाजी पानी में फेंक दी गई। गजेंद्र ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, यह तो सीधा सीधा रुपये को आग में झोंकना हुआ। श्यामा हंसकर बोली, अरे होली में नहीं छोड़ेंगे तो कब छोड़ेंगे, त्योहार इसी दिन के लिए तो होते हैं। गजेंद्र ने दार्शनिक अंदाज में जवाब दिया, त्योहार का मतलब है गाना बजाना, अच्छे पकवान बनाना खाना, दान देना, दोस्तों से मिलना, सबसे प्रेम से पेश आना, बारूद उड़ाना। यह भला कौन सा त्योहार हुआ। धीरे धीरे रात गहराती गई और देखते देखते 12 बज गए। अचानक धड़धड़, दरवाजे पर किसी ने जोर से धक्का मारा। गजेंद्र चौंक पड़े। यह किसने धक्का दिया। श्यामा ने बेफिक्री से कहा, अरे कोई बिल्ली विल्ली होगी। इतने में फिर कुछ लोगों के पैर पटकने की आवाज आई और फिर से दरवाजे पर जोरदार धक्का पड़ा। अब तो गजेंद्र के शरीर में कंपकंपी दौड़ गई। उन्होंने कांपते हाथों से लालटेन उठाई और दरार से झांक कर देखा। बस देखते ही उनके होश उड़ गए। 4-5 आदमी, कुर्ते पहने, सिर पर पगड़ियां, नकली दाढ़ियां लगाए, कंधों पर बंदूकें टांगे, पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। गजेंद्र ने कान लगाकर उनकी बातें सुनी। दोनों सो गए होंगे, किवाड़ तोड़ डालो, माल अलमारी में है। और अगर जाग गए तो अरे औरत क्या कर लेगी, और मर्द को चारपाई से बांध देंगे। सुना है गजेंद्र सिंह बड़ा पहलवान है। कैसा भी पहलवान हो, 4 हथियारबंद आदमियों के सामने क्या करेगा। यह सुनते ही गजेंद्र के तो जैसे प्राण सूख गए, शरीर से खून जैसे गायब हो गया। घबराकर श्याम दुलारी से बोले, ये तो डाकू लगते हैं, अब क्या होगा। मेरे तो हाथ पांव कांप रहे हैं। तुम चोर चोर चिल्लाओ, गांव वाले जाग जाएंगे, ये लोग भाग जाएंगे। श्यामा ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, नहीं मैं चिल्लाती हूं, चोर का दिल आधा होता है। गजेंद्र घबराकर तुरंत बोले, ना ऐसा गजब मत करना, इनके पास बंदूकें हैं। और यह गांव इतना चुप क्यों है, घर के बाकी लोग कहां गए। श्याम दुलारी ने धीरे से बताया, भैया और मुन्नू दादा तो खलिहान में सोने गए हैं और काका दरवाजे पर पड़े होंगे। उनके कानों पर तो तोप भी छूटे तब भी नहीं जागेंगे। गजेंद्र घबराकर इधर उधर देखने लगे। इस कमरे में कोई दूसरी खिड़की भी नहीं है कि बाहर आवाज जाए। यह मकान है या कैद खाना। श्यामा बोली, मैं तो चिल्लाती हूं। गजेंद्र ने तुरंत रोकते हुए कहा, अरे नहीं, क्यों जान देने पर तुली हो। मैं तो कहता हूं हम दोनों चुपचाप लेट जाएं, आंखें बंद कर लें, जो लेना हो ये लोग ले जाएं, बस जान बची रहे। उनकी आवाज कांप रही थी। देखो किवाड़ हिल रहे हैं, कहीं टूट ना जाए। हे भगवान, अब क्या करें। इस मुसीबत में तो बस तुम्हारा ही सहारा है। अगर जरा भी अंदाजा होता कि यह आफत आने वाली है तो यहां आता ही क्यों। फिर फुसफुसाकर बोले, बस चुप रहो। अगर ये लोग कुछ भी करें तो हिलना डुलना मत, सांस तक मत लेना। श्यामा ने झुंझलाकर कहा, मुझसे तो यूं चुपचाप नहीं पड़ा जाएगा।
गजेंद्र ने घबराकर कहा, तो अपने गहने उतार कर रख दो, शैतान गहने ही तो लेंगे। श्यामा ने दृढ़ता से जवाब दिया, नहीं, मैं अपने गहने नहीं उतारूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे क्यों जान देने पर तुली हो? खुशी से तो नहीं उतारूंगी, जबरदस्ती और बात है। दोनों कुछ क्षण चुप हो गए। फिर श्यामा ने फुसफुसाकर कहा, सुनो, ये लोग क्या कह रहे हैं? बाहर से कड़क आवाज आई, दरवाजा खोल दो, नहीं तो तोड़कर अंदर आ जाएंगे। गजेंद्र ने घबराकर श्यामा से विनती की, मेरी बात मान लो, गहने उतार कर रख दो, मैं वादा करता हूं जल्द ही नए बनवा दूंगा। तभी बाहर से फिर आवाज आई, सुन लो, बस 1 मिनट की मोहलत है, अगर दरवाजा ना खोला तो ठीक नहीं होगा। गजेंद्र ने कांपते हुए पूछा, खोल दूं? श्यामा बोली, हां खोल दो, क्या पता तुम्हारे अपने ही लोग हों, वो बाहर से धक्का देंगे, तुम अंदर से सहारा देना। गजेंद्र डर कर बोले, और अगर दरवाजा मेरे ऊपर ही गिर पड़ा तो 5-5 आदमी हैं। श्यामा ने इशारा किया, वो कोने में लाठी रखी है, उसे लेकर खड़े हो जाओ। गजेंद्र हताश होकर बोले, तुम पागल हो गई हो क्या? श्यामा ने ताना मारा, अगर चुन्नी दादा होते तो 5 पर भारी पड़ते। गजेंद्र झेंप कर बोले, मैं कोई लट्ठबाज नहीं हूं। श्यामा बोली, तो आओ, मुंह ढक कर लेट जाओ, मैं ही इनसे निपट लूंगी। गजेंद्र और घबरा गए, तुम्हें तो ये छोड़ देंगे, आफत तो मुझ पर आएगी। श्यामा ने झुंझलाकर कहा, अब मुझसे नहीं सहा जाता, मैं दरवाजा खोलती हूं। और उसने सचमुच किवाड़ खोल दिया। दरवाजा खुलते ही 5 नकाबपोश अंदर धड़धड़ाते हुए घुस आए। एक ने अपने साथी से कहा, मैं इस लड़के को पकड़ता हूं, तुम औरत के सारे गहने उतार लो। दूसरा हंसकर बोला, अरे इसने तो आंखें ही बंद कर ली। ओ भाई, आंखें क्यों नहीं खोलते? तीसरा ठठाकर हंसा, यार औरत तो बड़ी हसीन है। चौथा डाकू गुर्राया, सुनती है ओ मेहरिया, जेवर दे दे, नहीं तो गला घोंट दूंगा। उधर गजेंद्र मन ही मन खौल रहे थे, ये औरत भी ना जेवर क्यों नहीं उतार देती? श्याम दुलारी ने डटकर जवाब दिया, गला घोंट दो, चाहे गोली मार दो, पर मैं जेवर नहीं उतारूंगी। पहला डाकू बोला, अच्छा इसे उठा ले चलो, यूं नहीं मानेगी, मंदिर खाली पड़ा है। दूसरा हंसकर बोला, हां यही ठीक रहेगा, क्यों रे छोकरी, हमारे साथ चलेगी? श्यामा तिलमिलाकर बोली, तुम्हारे मुंह पर कालिख पोत दूंगी। तीसरा बोला, अगर नहीं चली तो इस लौंडे को उठाकर बेच देंगे। श्यामा ने तड़प कर कहा, मैं तुम सबको हथकड़ी पहनवा दूंगी। चौथा मुस्कुराया, क्यों इतना गुस्सा करती हो महारानी, जरा हमारे साथ चल ही क्यों नहीं जाती? क्या हम इस लौंडे से भी गए गुजरे हैं? अगर जबरदस्ती उठा ले गए तो क्या कर लोगी? फिर धीमे से बोला, तुम जैसी खूबसूरत औरत पर जुल्म करने को जी नहीं चाहता। पांचवां बोला, या तो सारे जेवर उतार कर दे दो या हमारे साथ चलो। श्याम दुलारी ने चेतावनी दी, काका आ गए ना तो एक एक की खाल उधेड़ देंगे। पहला झुंझलाकर बोला, ये यूं नहीं मानेगी, इस लौंडे को उठा ले चलो, तब खुद ही पीछे पीछे आएगी। इतना कहकर 2 आदमियों ने चादर से गजेंद्र के हाथ पांव बांध दिए और उन्हें उठाने लगे। गजेंद्र तो जैसे मुर्दे बने पड़े थे, सांस तक रोक ली थी, लेकिन मन ही मन जल रहे थे। हाय कैसी निर्दयी औरत है, जेवर नहीं देगी, चाहे ये मुझे मार ही डालें। अगर मैं बच गया तो इसका हिसाब जरूर लूंगा। उधर डाकू उन्हें उठाकर आंगन में ले आए। तभी दरवाजे पर खड़ी श्याम दुलारी ने ऊंची आवाज में कहा, रुको, इन्हें छोड़ दो, तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। पहला डाकू ठिठक कर बोला, अरे पहले ही मान जाती तो अच्छा था, चलोगी ना? श्यामा ने दृढ़ता से कहा, हां चलूंगी, कह तो रही हूं। तीसरा बोला, अच्छा तो चल, हम इसे छोड़ देते हैं। दोनों नकाबपोश गजेंद्र को उठाकर फिर चारपाई पर लिटा गए और श्याम दुलारी को साथ लेकर बाहर निकल गए। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। कुछ क्षण बाद गजेंद्र ने डरते डरते आंखें खोली, चारों ओर देखा, कोई दिखाई न दिया। धीरे धीरे उठे, दबे पांव दरवाजे तक गए,
झांक कर देखा, आंगन भी खाली। हिम्मत करके बाहर की ओर बढ़े, जैसे तीर की तरह दरवाजे तक पहुंचे, मगर बाहर निकलने की हिम्मत न जुटा पाए। सोचा सूबेदार साहब को जगा दूं, लेकिन आवाज ही गले से बाहर न निकली। तभी अचानक खिलखिलाहट की आवाज सुनाई दी। 5 औरतें हंसती बोलती, चुहल करती हुई श्याम दुलारी के कमरे में आ घुसी। गजेंद्र का कहीं पता नहीं था। एक ने पूछा, अरे वो कहां गए? श्यामा ने सहज भाव से कहा, बाहर ही गए होंगे। दूसरी बोली, बहुत शर्मिंदा हो रहे होंगे। तीसरी हंसते हुए बोली, डर के मारे तो उनकी सांस तक अटक गई थी। यह सब सुनते ही गजेंद्र के प्राणों में जैसे प्राण लौट आए। सोचा, अच्छा घर में लोग जाग गए हैं। वह फुर्ती से कमरे के दरवाजे पर आए और बनावटी घबराहट में बोले, जरा देखिए श्यामा कहां है? मेरी तो आंख ही नहीं खुली, जल्दी किसी को भेजिए। लेकिन जैसे ही उनकी नजर पड़ी, वह दंग रह गए। उसी औरतों के बीच श्याम दुलारी खड़ी थी और जोर जोर से हंस रही थी। बस फिर क्या था, 5 सहेलियां खिलखिलाकर हंस पड़ी और ताली बजाने लगीं। एक ने चुटकी ली, वाह जीजा जी, आपकी बहादुरी तो आज देख ली हमने। श्याम दुलारी ने मुस्कुराकर कहा, तुम सबकी शैतानी है यह। तीसरी ने ताना मारा, बीवी तो डाकुओं के साथ चली गई और आपने सांस तक न ली। अब गजेंद्र समझ गए उनके साथ बड़ा मजाक हो गया है, लेकिन वो भी कम न थे। तुरंत अपनी इज्जत बचाने के लिए बात पलट दी। अकड़ कर बोले, तो और क्या करता, तुम्हारा सारा खेल बिगाड़ देता। मैं तो खुद इस तमाशे का मजा ले रहा था। अगर चाहता तो सबको पकड़कर उनकी मूछें उखाड़ लेता, लेकिन फिर तुम लोगों को कितनी शर्मिंदगी होती। थोड़ा ठहर कर बोले, मैं इतना भी निर्दयी नहीं हूं। ये सुनकर सभी औरतें बस उसका मुंह ताकती रह गईं, जैसे समझ ही ना पा रही हूं, हंसे या उसकी बात मान ले। तो दोस्तों, देखा आपने, बड़ी बड़ी बातें करना आसान होता है, लेकिन असली बहादुरी वही होती है जो मुश्किल वक्त में नजर आए। स्वांग हमें यही सिखाती है कि इंसान का असली चेहरा उसकी बातों में नहीं, बल्कि उसके कर्मों में छिपा होता है। दिखावा कुछ समय के लिए लोगों को प्रभावित कर सकता है, मगर सच्चाई देर सबेर सामने आ ही जाती है। महान लेखक मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी के जरिए हमें हंसी हंसी में एक गहरी सीख दे दी। असली ताकत दिखावे में नहीं, बल्कि सच्चे साहस और चरित्र में होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और बताइए आप इस कहानी को इस वक्त कहां से सुन रहे हैं। ऐसे ही शानदार सीख देने वाली कहानियों के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी कहानी आपसे मिस न हो। मिलते हैं अगली दिलचस्प कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।